एक ऐसी चीज़ों को निर्माण किया है, ऐसी चीज़ों को जन्म दिया, जस्ट लाइक कि बहुत सारे एमराल्ड का निर्माण किया है। इस सेशन में सीखते हुए, रहते हुए बहुत सारे कुछ डायमंड्स का निर्माण हुआ है, सफ़ायर का निर्माण हुआ है और भी बहुत सारे अच्छे बड़े रैंक होल्डर्स का निर्माण हुआ है। तो मैं ऐसे एक ज़बरदस्त द क्रिएटर के एजुकेशन सिस्टम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ, है ना? जी। और आज का सेशन को जो-जो अटेंड करने वाले हैं, जो-जो सीखने वाले हैं, रियल में उनका ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आएगा। अब हम बात करें द फाउंडर्स ऑफ द क्रिएटर्स, यस सर, द फाउंडर्स ऑफ द क्रिएटर्स, ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया सभी को की ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने का, सभी की ज़िंदगी में बड़ा सपना पूरा करने का। आप सबसे पहले आप एक चेहरा देख पा रहे हैं मिस्टर विक्रांत कुमार सर का, जो अभी क्राउन है हमारे, है ना? और वो दूसरा अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारे ग्रेट महान गुरु मिस्टर अखिलेश महतो, मिस्टर ब्लू डायमंड हमारे, जिन्होंने एक कदम उठाया, इन्होंने एक सोच रखी, जिन्होंने एक द क्रिएटर का नींव रखा, उन्होंने उन्होंने एक विचार धारण किया कि हाँ बिल्कुल, अगर जो मैं सीखा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज ब्लू डायमंड हूँ या कल को मैं ब्लैक डायमंड होने जा रहा हूँ, वो सबों को ब्लैक डायमंड या ब्लू डायमंड अगर मुझे बनाना है तो वही एजुकेशन उनको देना होगा जो मेरे पास है, बिल्कुल। और दूसरा आगे आप देख रहे हैं मिस्टर रतन सिंह देवगम सर और हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर मिस्टर ब्रजनाथ सर को आप देख रहे हैं। ये सभी के सभी द को-फाउंडर हैं, जो हमें आगे बढ़ाने में, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए का बीड़ा उठाए हुए हैं अपने कंधों पे, ताकि आप उसे सीखें और सीखने के बाद डेवलप कर सकें। तो आज जो सेशन होने वाला है, उसके ऊपर अगर हम लोग बात बात करें तो द पावर ऑफ RRR, या 3R का मीनिंग क्या है? इसकी ताकत क्या है ना? इसकी पहले तो जो आज भी सेशन होने वाला है ना, उसका पावर्स को समझना होगा। अगर 3RR के आर की बात करा जाए, तो सबसे पहला होता है रिटेलिंग। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट R मीनिंग इन रिटेलिंग। मैं सभी से कहूंगा कि आज का सेशन को जो जो समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे, उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। पहला आर होता है रिटेलिंग, दूसरा आर होता है रिक्रूटमेंट और तीसरा आर आर होता है रिटेंशन। अगर हम लोग रिटेलिंग बोलेंगे ना, ये रिटेलिंग क्यों फर्स्ट में क्यों रिटेलिंग आ रहा है? रिटेलिंग कहने का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग में एक ही रूल्स है, या किसी भी दुनिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसका एक ही नियम है। प्रोडक्ट टर्नओवर होगा, पैसे मिलेंगे, टर्नओवर नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। जस्ट दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, प्रोडक्ट टर्नओवर होगा, पैसे मिलेंगे, टर्नओवर नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे मिलेंगे। आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, टर्नओवर मायने रखता है, रिटेलिंग मायने रखता है। आप बेशक हो सकता है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप टूथपेस्ट बेच रहे हैं, आप राशन की दुकान का टूथपेस्ट बेच रहे हैं, राशन की दुकान में बैठ के बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं सर, वहां पे भी, लेकिन टर्नओवर होगा यानी कि रिटेलिंग होगी तो उस दुकानदार को पैसे आते हैं। और अगर रिटेलिंग नहीं होती है तो पैसे नहीं आते हैं। अब अगर हम लोग किसी कोचिंग सेंटर की भी बात करें तो वहां पे भी नॉलेज बेचा जाता है, स्किल बेचते हैं, वो लोग उन्होंने जो भी चीजें सीखी है उसको बेचते हैं, उसको सेल करते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उस कोचिंग सेंटर में, तो यानी कि उनका जो स्किल है, उनका नॉलेज है, उनकी शिक्षा है, वो उनको बेच सकेंगे। और अगर वो रिटेल होगा, उनको पैसे आएंगे, वो रिटेल नहीं होगा, उनको पैसे नहीं आएंगे। आजकल आप बहुत सारे देख रहे हैं ऑनलाइन में भी सिखाने वाले आते हैं, तो उनका भी यही प्रोसेस है। अगर रिटेल होता है, लोग सीखने को आते हैं, तो यानी कि उनका वो बिजनेस में जो भी उनका प्रोडक्ट वो रिटेल हो रहा है, पैसे आएंगे, रिटेल नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी बात करें तो हम लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम लोग, और प्रोडक्ट मार्केटिंग में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का भी रूल सिंपल है, टर्नओवर होगा, पैसे मिलेंगे, टर्नओवर नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो फर्स्ट आता है, उसका फर्स्ट आर है रिटेलिंग। दूसरा दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे जब जब भी आप लोग आज के सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो सभी पार्टिसिपेंट्स ने एक चीज गौर किया होगा कि, सॉरी टच हो गया इससे, हाँ। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के सेशन में, है ना, उन सभी पार्टिसिपेंट्स को एक चीज पता होगा, है ना। एक चीज पहला पता है कि ये सिंगल करने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक दिन में हम लोगों ने प्लान में कहा था ना कि 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हमें अगर ज्यादा इनकम चाहिए तो हमें ज्यादा वर्क करना होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग होगा, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर होगा। और वही रिक्रूटमेंट भी उसी का एक पार्ट आता है कि अगर रिटेलिंग ज्यादा करने हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को
लाने होंगे। तो सेकंड पार्ट रिक्रूटमेंट पे आता है, और अगर हम लोग अगर थर्ड पार्ट बोलते हैं, यानी कि हमने सेलिंग स्किल सीख ली, सेलिंग के लिए सेलिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन रिटेंशन यानी कि एक धारा, एक अवधारणा, एक लय, एक राह में चलने के लिए रिटेंशन जरूरी है। यानी कि सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, और अगर एक जैसी सोच होती है तो बिजनेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर सोच अलग-अलग होगी, अलग-अलग धाराओं में जाएँगे, तो बिजनेस हमेशा अप डाउन, ज्यादा डाउन, अप डाउन होना गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ज्यादा डाउन होना गलत बात है। यानी कि ये 3 आर को अगर जो फॉलो करेंगे, अभी जो आगे सेशन होने वाला है ना? उन्हीं का बिजनेस स्टेबल होता है, उन्हीं का रैंक बढ़ता है, उनके सपने पूरे होते हैं, वो अपने ड्रीम इनकम तक पहुँच पाते हैं। तो आई होप कि मैं फर्स्ट बता देता हूँ, आपका फर्स्ट है हमारा रिटेलिंग। यस, ये बिजनेस प्रोडक्ट मार्केटिंग में है हम लोग दोस्तों। यानी कि हमारा बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है, और हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले अगर आप इस प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, अगर आप ये बिजनेस में आए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मिनिमम आपका 10 से 50,000 रुपए तक का मिनिमम स्टॉक होना ही चाहिए। तो यस, बिल्कुल 10 से 50,000 रुपए का मिनिमम स्टॉक होना चाहिए। अगर 10 से अगर आप इतना आप यहाँ पे प्रोडक्ट रिटेल करने हैं, आपके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप खुद ही अगर 10 से 50,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं रख रहे हैं, तो फिर बिज़नेस कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि हम लोग लाखों का बिज़नेस करने के लिए आए हैं, लाखों का इनकम बता रहे हैं, लाखों का प्लान बता रहे हैं, और लोग लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। तो प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने 10,000 अगर आज की बात हम लोग करें कि मैंने अभी जो स्टार्टिंग में कहा था, टर्नओवर होगा, पैसे मिलेंगे, टर्नओवर होगा, नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक चीज़ से क समस्याएँ आने लगती है, 10 से 50,000 का स्टॉक रखना है, ये पैसे फँस गए तो, पैसे ये हो गए तो, पैसे वो गए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर ऐसी धारणा आ रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? प्रोडक्ट नॉलेज की। या आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं है, जिस वजह से आप उस प्रोडक्ट को रख नहीं पा रहे हैं, और आपको अगर रखते वक़्त ये लग रहा है मूव नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट की खासियत, क्वालिटी आप सुन तो रहे हैं, बिल्कुल सुन तो रहे हैं, बस उसका नॉलेज रखना और लोगों से सुनना, ये 2 अलग बातें होती हैं। आप सुन तो रहे हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट का नॉलेज रखना ही पड़ेगा, और कम से कम प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो प्रोडक्ट का कम से कम 10 से 20 कस्टमर होने चाहिए। और प्रोडक्ट नॉलेज की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोडक्ट नॉलेज में कम से कम मिनिमम मिनिमम में भी 10 प्रोडक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए। हमारे पास रिचबेरी जूस है, हमारे पास सी बकथॉर्न है, हमारे पास गोल्डन एलेक्सिर है, हमारे पास आई एलेक्सिर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बड़े-बड़े रिजल्ट्स दिए हैं। हमें डीप नॉलेज यानी कि रूट तक का 10 प्रोडक्ट का, ऐसे 10 प्रोडक्ट के नॉलेज होने चाहिए जो आपके दिमाग के अंदर रहना चाहिए। यानी कि इतना नॉलेज उसके ऊपर रख लीजिए कि एक बार अगर आप बोले, तो वो सेल आउट हो जाना चाहिए। थर्ड अगर हम लोग बात करें, तो 10 से 20 आपके कस्टमर होने चाहिए, 10 से 20 कस्टमर आपके होने ही चाहिए। इसके ऊपर आगे हम लोग बात करेंगे, है ना? तो 10 से 20 कस्टमर क्यों होने चाहिए, इसके ऊपर हम लोग आगे बात कर लेंगे। और बिलीव इन योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज हम लोग अक्सर बोलते हैं, मैं भी अक्सर ही हम लोग कहा करते हैं, सभी लीडर्स एक चीज बोलते हैं कि आप जिस चीज को दिल से बताते हैं, दिल से बयां करते हैं, सामने वाले को उस चीज का भरोसा हो जाता है। यानी कि अगर आपको पता है कि हमारा जो जितने भी आई के प्रोडक्ट्स हैं आपका, वो ड्रॉप डालने से आंख की रोशनी अच्छी हो जाती है, तो उसे आपको दिल से बताना होगा, सिर्फ सुनी हुई बातों पे नहीं। अगर आपको पता है कि अस्तप्राश से लंग्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है ना? तो आपको सुना नहीं, आपको बिलीव होना चाहिए। आपको बिलीव होगा, तभी आप उसको बता देंगे। आप कई बार आप एक इतनी बार, बहुत ही बार आप देख रहे होते हैं, है ना? इन सब चीज़ों के बारे, और सबसे पहले तो अपना प्रोडक्ट का खुद यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप
जब खुद इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने दिल से बोल पाएँगे कि या मुझे मेरे प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है। मैं आप लोगों को इसका सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। कितनी बार आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो कोई इंसान आपको झूठ बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा झूठ बोल रहा होता है। आप स्माइल दे रहे होते हैं। आपको पता रहता है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे पता चलता है? उसने तो बताया नहीं। आपके पास तो कोई सबूत नहीं है ना कि उसने झूठ बोला है। फिर भी आपको पता है कि वो सामने वाला शख्स झूठ बोला। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा, अपने दिल से नहीं बोल रहा होता है। इसीलिए प्रोडक्ट के बारे में अगर आप सच भी बोल रहे हैं, लेकिन आपने उसे यूज़ नहीं किया है, तो वो आपके दिल से नहीं निकलेगी। और अगर दिल से नहीं यानी कि आपने यूज़ नहीं किया, तो आप दिल से उसके ऊपर भरोसा कर ही नहीं रहे हैं। आप बोल ज़रूर रहे हैं कि हाँ, एक्स वाई जेड को रिज़ल्ट आया था, मुझे विश्वास है, बट आपकी अंतरात्मा तब तक किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की अंतरात्मा किसी चीज़ के ऊपर तब तक भरोसा नहीं कर लेती है, जब तक कि उसको अंदर से विश्वास ना हो जाए। जस्ट लाइक कि हमेशा रतन सर बोलते हैं ना अजगर साँप के बारे में, है ना? कि टीवी पे देख लिया तो वाह! खुश हो रहे, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, है ना? लेकिन जैसे ही खुद जब साक्षात देखते हैं तो तब आपको डर की एक फीलिंग होती है। तो रतन सर के ये शब्दों से भी समझना होगा कि आप जब खुद इस्तेमाल करते हैं, खुद यूज़ करते हैं, तभी आपको अंतरात्मा से उसकी रियल विश्वास होती है और अब जब आप उसको बताने लगते हैं, तब लोग आपको चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं। तब वो 10 से 20 कस्टमर भी बनेंगे, तब उसको माना जाएगा कि आपका प्रोडक्ट का नॉलेज है और आपको विश्वास होगा कि अगर मैंने 10 से 50 हज़ार का प्रोडक्ट का स्टॉक रखा है, तो वो गलत नहीं किया है। और मैंने 10 से 50,000 का अगर रखा है, तो समझिए कि वो मैंने बहुत कम रखा है, लेकिन ये आपको लगने लगेगा जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, है ना? तीसरा है अगला है डेवलप सेलिंग स्किल। यस, अगर प्रोडक्ट रहेंगे, एक सवाल कहा जाता है ना सर कि यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में लोग अभाव, प्रभाव, दबाव और स्वभाव से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। तो ये चारों ही चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैं अपनी वीकनेस भी बता दूँ, मैं जब स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग पे आया तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। मेरे सपने बड़े थे बट मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता था, है ना? लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर बनना सर मेरे ऊपर प्रेशर बनाते थे तो मैं मजबूरी में काम करता था। तो इसी तरीके से वो और उसी तरीके से करते-करते मैं आज डेवलप हो गया, आज मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे डेवलप सेलिंग स्किल की जो बात कर रहे हैं, अगर 10 से 50 हज़ार का स्टॉक रहता है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है। आपके ऊपर जब वो प्रेशर रहता है तो आप उस चीज़ों का प्रोडक्ट को लेते हैं, पहले तो उसको आप सीखने का कोशिश करते हैं उस दबाव की वज़ह से और उस प्रेशर की वज़ह से आपका प्रोडक्ट भी बिकता है और आपका जो सेलिंग स्किल है, आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का स्किल है, वो बढ़ता रहता है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट रहता है ना, तो आप ऑटोमैटिकली ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी सीख जाते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट बेचना है। और अ सारी चीज़ों की बात करें तो कॉन्सिस्टेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है, बस शर्त है कि प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज रखना चाहिए। और अगर आगे हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज है, डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को सफल हैं, है ना? है ना? लेकिन कुछ परसेंट का लोगों का सफल या स्लो होने का कारण क्या है? धीमे होने का कारण क्या है? कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग धीरे सफल होते हैं। उसके कुछ कारण है दोस्तों। उनका कारण ये है कि अक्सर खिलेश सर बोलते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग को डेजो को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। बट अपने आप से आप पूछिए, क्या आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा? उसका कारण क्या है कि अगर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा है तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण ये है कि हम लोग जो अर्निंग करने आ रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टिंग में बहुत स्लो अर्निंग हो रही होती, तो हम लोग बाकी कामों के ऊपर भी ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट रिटेल होते हैं तो मिनिमम 5,000 से 30,000 महीने का इनकम आप वहीं पे रिटेलिंग से कमा सकते हैं। और मैं हमारी मेरी जितनी भी टीम की बात की जाए, हम लोग नॉर्मली इतना इनकम रिटेलिंग पे करवाते ही हैं, कोई भी इंसान जॉइन करता है तो। तो सबसे पहली बात कि अगर 30,000 के आसपास मंथली अगर रिटेल प्रॉफिट आ रहा है, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ डीजे के ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि इतना इससे कम ही इनकम बाकी जगहों पे, बाकी सेक्टरों पे कहीं भी काम करके कमाया जा सकता था। तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, आपके बच्चों की फीस अच्छे से जमा हो रही होती है, आप टाइमली जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो आप इस 30,000 रुपए के अंदर अंदर जो भी इनकम आता है उससे आप अपना घर चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आपका फोकस फर्स्ट प्रायोरिटी में डीजे में आ जाता है और
जिस दिन आप डीजे को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेते हैं, उस दिन से आपका इनकम, आपका सपने पूरे होने लग जाते हैं। रिटेनिंग नॉलेज, जिसके ऊपर मैं अभी जस्ट बात कर चुका हूँ, है ना? रिटेलिंग स्किल आपको बढ़ने लगता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज, ये इसके ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि देखिए जब आप प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए निकलते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए निकलते हैं, उनकी जानकारी देने के लिए निकलते हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि रिच बेरी के बेनिफिट्स क्या है, वो स्किल डेवलप करता है, कैंसर सेल को मारता है ना? आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी एडिलिपो के बेनिफिट्स क्या हैं, वो हमारे ब्लड को क्लियर करता है, ठीक करता है। हमें पता होना चाहिए कि हाई एनर्जीज के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारे नॉलेज जब आपके पास रहते हैं, इन सभी चीजों का ज्ञान आपके पास रहता है, तो जब आप लोगों को फेस करते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नॉलेज भी आपका आने लग जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो गेट लीड, है ना, रेफरेंस फ्रॉम सर्टिफाइड कस्टमर और ज्वाइन हिम एज अ ब्रांड पार्टनर। और उन लोगों को जो सेटिस्फाई, आप उस कस्टमर को संतुष्ट कर पाते हैं, उसको जानकारी देके, नॉलेज देके कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, अर्निंग क्या है, सब कुछ, और एक ब्रांड पार्टनर के तौर पे बाद में उसे ज्वाइन करा सकते हैं, है ना? या और यूजर इज अ बेस्ट प्रमोटर, जो इंसान यूज करता है, जिसके बारे में अभी मैंने जस्ट बोला कि एक यूजर ही बेस्ट प्रमोटर होता है, यानी कि अगर आपने उसे यूज किया, आपने उसे इस्तेमाल किया, तो आपने उसे महसूस किया है। और अगर आपने उसे महसूस किया है तो आप उसकी फीलिंग के साथ ही आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हो। तो इसीलिए यूजर ही बेस्ट प्रमोटर हो सकता है। और दोस्तों, अगर यूजर हैं तो आपको पता है कि आप उसको रेगुलर यूज करेंगे ही करेंगे उन सभी प्रोडक्ट को, और अगर उस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करेंगे तो आप लॉयल्टी पे आ रहे हैं, और लॉयल्टी पे आ रहे हैं तो आपका बिजनेस संतुलित हो रहा है, यानी कि स्टेबल हो रहा है। तो एक यूजर ही बेस्ट प्रमोटर हो सकता है। और स्टेबल आरबीबी, स्टेबल इनकम, यस, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोगों को देखना होता है कि इस मंथ तो हमारा 1 लाख का बिजनेस गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ 50,000 का बिजनेस आ गया। ये कैसे हो गया? 1 लाख से 50,000, ये तो सही नहीं था। हाँ, अप डाउन बिजनेस चलता तो 1,000, 1 लाख से 80,000 आना चाहिए ना, 85,000 आना चाहिए ना, 90,000 आना चाहिए था। 1 लाख से अगर गिरता है तो, लेकिन ये 50,000 कैसे गिर रहा है, 25,000 कैसे गिर रहा है? कहने का मतलब ये है कि आपके वहां स्टेबल आरबीवी नहीं हो रहा है, यानी कि लॉयल्टी कस्टमर आपके नहीं है, स्टेबल इनकम इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो ये स्टेबल कब होगा? जिस लोगों को आपने जो इस प्रोडक्ट की जानकारी दी है, वो रेगुलर इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और वो रेगुलर तब यूज करेंगे जब आप यूज करके उनको भरोसा करके आगे प्रमोट करते हैं और वो भी उसे यूज करते हैं। तो ये सारे चीजों के द्वारा, अगर हम लोग रिटेलिंग की बात करें, तो रिटेलिंग के द्वारा ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो रिटेलिंग में दोस्तों सिर्फ एक बेनिफिट नहीं है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ओनली 30,000 का इनकम आ रहा है, 100 बेनिफिट नहीं है। उसके अलावा भी आपकी नॉलेज बढ़ती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बढ़ता है ना? लोग कस्टमर का एक बड़ा आता है, लोगों की संख्याएं बढ़ती है, यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर के बारे में बोल चुका हूँ, यानी कि यूज करना बहुत जरूरी है। आगे की अगर हम लोग बात करें तो पहला, रिटेलिंग के बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूं, रिटेलिंग की जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, हमारा रिक्रूटमेंट। यस दोस्तों, रिक्रूटमेंट, अगर हम लोग बात करें रिक्रूटमेंट की, तो इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये बिजनेस सिंगल वर्क करने का नहीं है। अगर सिंगल वर्क करने का होता तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, है ना? हर कोई, आज जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स आज का सेशन पे हैं, वो कहीं ना कहीं से इनकम गेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो काम कर ही रहे हैं। लेकिन क्या वो सपने पूरे हो रहे हैं जो हमारे सपने थे? नहीं हो रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर हो रहे होते तो आज हम इस सेशन पे नहीं होते। तो हमारा जो बिजनेस है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, इसमें लोगों का बिजनेस है। आप लोगों का निर्माण करते हैं, लोग मिलके आपका निर्माण, आपके बिजनेस का निर्माण करते हैं, आप सभी के बिजनेसों का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट बहुत ही जरूरी है ना? बिग, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका उतना बड़ा नेटवर्थ होगा। बिल्कुल, जिसका जितना बड़ा ग्रुप होगा सर, जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी, उतना बड़ा टर्नओवर होता है आपका। अगर सपोज दैट मान लिया जाए आपका, आप एक सिंगल इंसान 10,000 बीवी का टर्नओवर कर सकता है ना? तो 10 लोग मिलके 1 लाख बीवी का टर्नओवर कर सकते हैं। तो 10,000 बीवी के हिसाब से 10,000 का इनकम मिलेगा, और 1 लाख के हिसाब से 1 लाख का इनकम। तो 1 लाख बीवी का इनकम ज्यादा अच्छा है ना? तो अगर 1 लाख बीवी करना है
तो ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाना है। अगर 10 लाख बीवी करना है तो और ज्यादा नेटवर्क बनाना है। अगर 50 लाख बीवी करना है तो और, यानी कि जितना बड़ा बीवी उतना बड़ा इनकम बढ़ता जाएगा। तो जी इसीलिए बड़ा नेटवर्क है ना। तो इसी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें रिक्रूटमेंट करना जरूरी है। और अगर बात बोले तो जितनी ज्यादा लोगों को हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को, जो लोग हमारे यहाँ प्लान प्रेजेंटेटर होंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, है ना, इस बिजनेस की जानकारी देंगे, उतने ज्यादा लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, प्रोडक्ट प्लानर बनेंगे, और आपकी जो इनकम है, आपकी जो अचीवमेंट है, वो फास्ट से फास्ट हो पाएगी। दूसरी अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, पैसिव एंड रॉयल्टी इनकम। बिल्कुल, यहाँ जो भी है ना, मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा, पैसिव एंड रॉयल्टी इनकम। यहाँ अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि आज बहुत सी जगहों पे मैं उस दिन अमित सर के साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी, वो एक सेशन पे बोल रहे थे कि 1 लाख रुपए तक का टीचर्स का इनकम होता है, उससे ऊपर भी जाता है। तो क्या 1 लाख रुपए में आप अपनी खुशियां नहीं खरीद सकते हैं? क्या आपको उनको खुशियां नहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है दोस्तों। 1 लाख रुपए में भी बहुत सारी चीजें मिल सकती है। आज की चीजें बदल रही हैं, लेकिन एक बड़ी बात है, आज आप वर्क कर रहे हैं बट कल को भी करते रहेंगे, जरूरी है क्या? नहीं। हम एक इंसान है जो दुनिया में आया है और एक ना एक दिन बूढ़ा होगा। तो बूढ़ा होगा, चलिए कोई बात नहीं है, प्रकृति का, नेचर का नियम है। लेकिन बूढ़े होने के बाद भी क्या हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। और अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या हम लोग उस समय काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं कि यहाँ एक पैसिव इनकम है। यानी कि पैसिव इनकम वो इनकम होता है कि आप काम करें चाहे ना करें, आता रहता है, रॉयल्टी इनकम है ना। आप एक बार कुछ करके चले जाते हैं और वो इनकम आता रहता है। ये इनकम किनको मिलता है? पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम की अगर हम लोग बात करें तो किनको मिलता है? बड़े बड़े साइंटिस्ट को मिलता है। उन्होंने कुछ आविष्कार किया, उसे पेटेंट कराया। अब वो इस दुनिया में नहीं भी है, लेकिन वो जो उनका आविष्कार है अगर कोई यूज कर रहा है तो आगे उनकी जनरेशन को पैसा आता रहता है। बड़े बड़े सिंगर्स को मिलता है, जस्ट लाइक कि मोहम्मद रफी की आपने बात की, बहुत पुराने सिंगर थे। किशोर कुमार की बात करें, हमारे बहुत पुराने सिंगर्स, इन्होंने बहुत सारे गाने गाए, एल्बम निकाली। आज उनके एल्बम्स के जितने भी जो भी आगे बचता है गाना, उनके अगली जनरेशन को, जो अगली पीढ़ी बची हुई है, उनको वो पैसा आता रहता है। यानी कि आज वो नहीं है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक बार काम करके चले गए हैं, वो पैसा आ रहा है। बड़े बिजनेसमैन को मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बोले, क्या आज हम लोग साइंटिस्ट हैं क्या उतने बड़े, है ना? हमने क्या वैसा आविष्कार किया है? क्या हम लोग ऐसे सिंगर हैं क्या जिनका उसको पूरी दुनिया सुनते ही रहे, है ना? क्या मतलब सवाल ये उठता है कि हमारे पास वो नहीं है। तो हमारे पास एक चीज है जो हमें वही पैसिव इनकम दे सकती है, जो एक साइंटिस्ट को मिलती है, जो एक सिंगर को मिलता है या बड़े बिजनेसमैन को मिलता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में एक बार आप रिक्रूटमेंट करके एक बड़ी टीम बना देते हैं, एक बड़ी टर्नओवर की टीम बना देते हैं। कल को आप काम करें चाहे ना करें, अगर टीम में टर्नओवर हो रहा है तो आपको इनकम आते रहेगी। और डीजे का प्लान इतना बेहतर है सर कि आप आए ना आए, आप रहे ना रहे, आपकी अगली 7 पीढ़ियों को वो इनकम आती रहती है। तो ये है पैसिव इनकम और रॉयल्टी इनकम, है ना। ये हमेशा कहा जाता है ना कि अगर हम लोग अपने परदादा का नाम पूछे तो कोई नहीं बता सकता है, दादा परदादा के बाद ज्यादातर बताने के लिए भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि हम हमें याद करें। लेकिन अगर आप एक पैसे अगली आपकी अगली जनरेशन जो आती है, आपकी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी, तो वो आपको याद रखे। क्यों? क्योंकि आपका आज का किया हुआ काम का बदौलत उन्हें पैसा कल को जा रहा है। तो हो सकता है वो किसी भी सेक्टर पे हो सकता है कोई डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के वो कह रहा हो कि नहीं, मैं डॉक्टर बन में ही रहना चाहूंगा, इंजीनियर ही रहना चाहूंगा, मैं ये रहना चाहूंगा, मैं वो रहना चाहूंगा। लेकिन फिर भी आपने आज जो बिजनेस बिल्ड किया है, इसका पैसिव इनकम और इसका रॉयल्टी इनकम उस अगली जनरेशन को आता ही रहेगा, है ना। आपका एक्सटेंड नेटवर्क होता है, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम भी आपका बढ़ता रहता है रिक्रूटमेंट के लिए, है ना। आपका नेटवर्क बढ़ता रहता है, आपका सेल्स वॉल्यूम जो है आपका वो भी बढ़ता रहता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा टर्नओवर होगा। जिसके ऊपर अभी मैंने इससे पहले हम लोग रिटेलिंग के ऊपर बात किए थे, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा टर्नओवर, जितना ज्यादा टर्नओवर उतना आपका ज्यादा इनकम, है ना। लिवरेज टाइम ऑफ एफर्ट। और अगर हम लोग बात करें रेजिडुअल इनकम की बात करें
है ना? लीडरशिप डेवलपमेंट, आगे लीडरशिप डेवलपमेंट भी आपका होता है क्योंकि आपके पास लोग होते हैं, आप उनको लीड कर रहे होते हैं, आप उनको जानकारी दे रहे होते हैं, आपको नॉलेज दे रहे होते हैं, आपका आप उनको स्किल दे रहे होते हैं और आपका लीडरशिप भी डेवलप हो रहा होता है। साथ में आप लोगों की भी लीडरशिप डेवलप कर रहे होते हैं और सीधी-सी बात है दोस्तों, आप लोगों का निर्माण करते हैं, और लीडरशिप में आप लोगों को लीडरशिप में लाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, उनको लीडर्स बनाते हैं और वो लीडर्स मिलके आपका बिज़नेस को डेवलप करते हैं, है ना? अगर आज हम लोग आगे की बात करें तो आपको मान-सम्मान और रिवॉर्ड भी मिलते हैं। आज हम लोग कहीं न कहीं अच्छे-अच्छे सेक्टर पे हैं। अच्छे सेक्टर पे है, मैं इनकार नहीं करूँगा, बुरा नहीं है। हमारा भी ड्रीम रहता है कि इस सेक्टर पे जाए, उस सेक्टर पे जाए, एक्स, वाई, जेड, है ना? लेकिन क्या आज हमें वो मान-सम्मान मिल रहा है? लेकिन यहाँ पे आपको वो सारे मान-सम्मान, सारा कुछ मिल रहा होता है और एक लास्ट में आप लेगेसी बिल्ड करते हैं। हम आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला बात है रिटेंशन का। रिटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो रिटेंशन में आप जो चीज़ों ने सिखाया, आपने जो टर्नओवर कराया, आपने जो बिज़नेस में रिक्रूटमेंट किया, इस सब का नॉलेज लेना था और नॉलेज लेने के बाद उसी रिटेंशन में, उसी चीज़ों को सिखाते हुए, उसी सीक्वेंस में, उसी स्वरूप में, यस, जिस स्वरूप में आपको सिखाया गया, जिस स्वरूप में आपने सीखा, जिस स्वरूप में आपने बिज़नेस बनाया, उसी स्वरूप में अगर आगे बढ़ना है, तो उनको वही चीज़ें सिखाते हुए लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, है ना? लॉयल्टी के कस्टमर भी आपके लॉयल्टी होता रहता है और आपका इनकम स्टेबल हो पाता है उसकी वजह से। लॉयल्टी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हम लोगों ने स्टार्टिंग में रिटेलिंग के बारे में बताया था और रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था। आपने रिटेलिंग किया, सपोज दैट आपने रिटेलिंग किया 2000 बीवी का एग्जांपल तौर पे आपने रिटेलिंग में 2000 बीवी किया लॉयल्टी करते हुए। आपने अपना लॉयल्टी किया हुआ था, आपने अपना लॉयल्टी किया हुआ था और रिटेलिंग में आपने 2000 बीवी किए। तो 10 लोगों को आपने रिक्रूटमेंट किया, सभी के सभी आपके द्वारा आपने जो विश्वास प्रोडक्ट पे पाया था, आपने जो चीज़ों को महसूस किया था, आपने जो चीज़ों को बिलीव किया था, उस विश्वास के साथ वो रेगुलर क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर उन्हें विश्वास हो चुका है, तो वो भी 2000 बीवी मिनिमम में मैं लेके चल रहा हूँ, करते हैं तो 20 आदमी 10 आदमी हो जाते हैं तो आपका 20,000 बीवी होता है ना? और उसी तरीके से अगर रिक्रूटमेंट आते हैं 100 लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाता है और वही लोग अगर कर रहे होते हैं तो 2 लाख बीवी हो जाता है तकरीबन, यानी कि 1 लाख बीवी लेफ्ट, 1 लाख बीवी राइट और मिनिमम इनकम आपको पैसिव इनकम के तौर पे 30,000 रुपए आपको आते हैं, है ना? अगर हम लोग बात करें तो इससे बेनिफिट क्या होता है लॉयल्टी और उससे बिजनेस स्टेबल हो सकता है। बिजनेस स्टेबल इसीलिए ही होगा क्योंकि इनकम उन्होंने सारी चीजों के ऊपर विश्वास है, आपने एक ही अवधारणा के साथ चीजों को बढ़ाया है, उसको आगे बढ़ाया है, उसको सिखाया है, आपने जो नॉलेज लिया है, आपने जो स्किल लिया है, उसी के द्वारा आपका आगे का बिजनेस चल रहा है, उसका के द्वारा आपका आगे का बिजनेस बढ़ रहा है क्योंकि जो आपने सीखा है वही चीज आपकी टीम सीखी हुई है, वही चीज आपकी टीम आगे बढ़ा रही है, तो आपका जो बिजनेस होता है वो स्टेबल हो जाता है, आपका जो इनकम होता है वो स्टेबल हो जाता है। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा है कि इस मंथ तो 40,000 50,000 का इनकम बना, 40,000 50,000 का इनकम बना, लेकिन अगली बार हम लोग देख रहे हैं तो 20,000 10,000 का इनकम क्यों बन पा रहा है? कारण सिंपल है, बिजनेस स्टेबल नहीं है, लॉयल्टी कस्टमर नहीं है, आपने जो सीखा वो आपकी टीम ने नहीं सीखा है, आपने जो सीखा है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो भी नॉलेज लिया है, वो आपने अपनी टीम को नहीं सिखाया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा, आप तो उस राह में बढ़ रहे हैं जिस राह में आपका अपलाइन बढ़ता है, लेकिन आपकी टीम उस राह में नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो नॉलेज है, वो जो स्किल है, उसकी वजह से स्टेबल बिजनेस नहीं हो पा रहा है ना? आपका टर्नओवर कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, टर्नओवर भी आपका यहाँ पे रिड्यूस टर्नओवर कॉस्ट आपका बढ़ता रहता है, बस शर्त ये है कि उसी अवधारणा, उसी राह, उसी नॉलेज, उसी स्किल के साथ आप आगे बढ़ते रहे। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी
कि अगर हम लोग बात करेंगे तो आपने जो सीधी-सी बात है दोस्तों, मैं छोटे शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूँ रिटेंशन के बारे में, तो बस यहाँ पे बात एक ही है कि आपने जो सीखा, आपने जो नॉलेज लिया, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो नॉलेज है, वो आपके अपलाइन का दिया हुआ है, आपके अपलाइन का सिखाया हुआ है, आप उनके द्वारा सीखे, आपने उन्हीं के द्वारा बिज़नेस को स्टेबल किया है। लेकिन क्या आपने आगे सिखाया? अगर आप आगे नहीं सिखा पा रहे हैं, तो सीधी-सी बात है, यहाँ पे सिखाने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन्स एंड मेंटोर्स हैं। यानी कि द क्रिएटर के जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसके द्वारा आप आगे बढ़ाएंगे तो एक ही राह में एक ही तरीके से आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। और पॉजिटिव टीम कल्चर, या अगर हम लोग बात करें तो टीम में पॉजिटिव टीम कल्चर भी लाना पड़ेगा। यानी कि जो भी पॉजिटिव चीजें, जो भी अच्छी चीजें यहाँ पे सिखाई गई हैं, जिस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जिस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करना है, जिस तरीके से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, वो सारी चीजें भी आपको उसी तरीके से लाना होगा। और इसी इससे क्या होता है, रेफरल अपॉर्चुनिटी भी आपकी मिलती बहुत रहती है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कंज्यूमर एंड, है ना? तो यहाँ पे हम लोग बात करें टीममेट्स, अगर हम लोग रिटेंशन करते हैं यानी कि उनसे रेगुलर रिलेशन बना के रखते हैं, उनसे संपर्क करते रहते हैं, उनके फॉलोअप्स करते रहते हैं, अगर रिटेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी बात है लंबा रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि चीजें ऊंची नीची आती रहती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना? जब आप उनको फॉलोअप करते रहते हैं, जब आप अपने कस्टमर को फॉलोअप करते रहते हैं, अपने टीममेट्स को फॉलोअप करते रहते हैं, या दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखा हुआ है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द कस्टमर को और टीममेट्स। बहुत सारे लोग इनमें से टीममेट्स के साथ जिसको प्लान दिए उसको फॉलोअप करते हैं, टीममेट्स और कस्टमर को फॉलोअप नहीं करते, या फिर टीममेट्स को फॉलोअप करते हैं, कस्टमर और जिनको प्लान प्रेजेंटेशन किया उनको फॉलोअप नहीं करते, या फिर बाकी जगहों पे करते हैं लेकिन कस्टमर को नहीं। लेकिन यहाँ पे कस्टमर को फॉलोअप करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कस्टमर को फॉलोअप करते रहते हैं तो आपको पता रहता है कि आपका कस्टमर का प्रोडक्ट कब खत्म हो रहा है, और जब कब खत्म हो रहा है ये आपको अंदाजा रहता है, आप उनसे बात करते रहते हैं तो वो दोबारा से प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन जब आप किसी को एक बार प्रोडक्ट देने के बाद आप उसको फॉलोअप नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं वही कॉल करेगा, और इस बीच में कोई और आ गया तो आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तो उसे दिया था, सारा कुछ किया था, वो तो ले गया, है ना? आप जब किसी को प्लान प्रेजेंटेशन भी करते हैं तो उसको फॉलो अप करते रहना चाहिए, कोई रिलेशन बिल्ड करके रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या समस्या चल रही है, क्यों वो लेट कर रहा है ना? लेकिन अगर आप फॉलो अप करते रहते हैं, आज नहीं तो कल वो वापस आता है। और अपने टीममेट्स को भी फॉलो अप करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीममेट्स को फॉलो अप करते रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हर रोज चार्ज करना जरूरी होता है। वो फील्ड में निकलते हैं, लोगों के बीच में निकलते हैं, तो उनको क्या चीजों की नेगेटिविटी है, क्या चीजों को वो जानना है, क्या चीज उनके पास कमी है, इसीलिए उनको रेगुलर फॉलोअप करते हुए, मिलते हुए, बातचीत करते हुए रहना जरूरी है। तो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड टीममेट्स ये अनिवार्य है ना? आगे हम बोले, या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, नॉलेज रिटेंशन, या इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो नॉलेज भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ाते रहना होता है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि लगातार आपका जो इंप्रूवमेंट है, नॉलेज है, स्किल है, वो बढ़ता रहता है, वो बढ़ाते रहना जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी टीम से मिल रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, तो आप उनको इंप्रूव कर पा रहे हैं, है ना? उनको जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आपके पास जितना नॉलेज है, आपका जितना ज्ञान है, वो आपने अपनी टीम को दे दिया, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा ज्ञान देना है, तो आपको उससे ज्यादा सिखाना है, उससे ज्यादा नॉलेज देना है, तो उसको अक्सर अपने अपलाइन के साथ बैठाइए, या ज्यादा स्किल जिनके पास है, नॉलेज जिनके पास है, हमारे द फाउंडर्स हैं उनके पास। तो हम लोग तो रेगुलर बैठा नहीं सकते हैं, तो रेगुलर नहीं बैठा सकते हैं, तो जूम सेशन में ला के हम उनको नॉलेज और वो दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहां यहाँ तक उनको लाना पड़ेगा, तब जाके उनका नॉलेज और स्किल बढ़ेगा। और यहाँ पर हम बोले स्टेबल ग्रोथ और योर बिजनेस बिकम ऑटो पायलट मोड, या यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि लगातार काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक ही काम हो रहा है, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग खुद फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, तो टर्नओवर भी नहीं हो रहा, ज्वाइनिंग भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप उनको एक ही चीज, एक ही ज्ञान, एक ही नॉलेज अपने जैसे जो अपलाइन के पास है उसी तरीके से सिखाते रहते हैं, है ना? उनको फॉलोअप करते रहते हैं, तो आपका जो बिजनेस है
आपका बिज़नेस है वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। और इस बिज़नेस में डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की अगर हम लोग बात करें तो बिज़नेस को ऑटो पायलट मोड में ले जाना ही बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक बिज़नेस ऑटो पायलट मोड पे नहीं जाएगा, जब तक बिज़नेस ऑटो पायलट मोड में नहीं रहेगा, तब तक आपका बिज़नेस डेवलप नहीं होगा। और ऑटो पायलट मोड में तब जाएगा जब हर एक इंसान अगला अखिलेश सर बनेगा, हर एक इंसान अगला विक्रांत सर बनेगा, हर एक इंसान अगला रतन सर बनेगा, हर एक इंसान अगला ब्रह्मनाथ सर बनेगा। तब जाके, और वो तब बन पाएंगे जब उनका जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है वो सबों के पास होगा। तब जाके ऑटो पायलट मोड में होगा और आप कल को फ्री हो सकते हैं, यानी कि काम करे चाहे ना करे पैसिव इनकम आएगा, आपका इनकम बढ़ता रहेगा, आपके नीचे ज्वाइनिंग होती रहेगी और आपके आपके नीचे का जो टर्नओवर है वो बढ़ता रहेगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था कि बिजनेस का सिंपल रूल्स है, टर्नओवर होगा पैसे आएंगे, टर्नओवर नहीं होगा पैसे नहीं मिलेगा। टर्नओवर अगर कराना है, टर्नओवर कराना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने और टर्नओवर कराने के लिए वो स्किल, वो नॉलेज आपको चाहिए जो आगे से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि, मुझे लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पे अटेंड किए हुए थे, जितने भी सर पार्टिसिपेंट आज बैठे हुए थे, वो अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। मैं आशा करता हूँ उनका बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप होगा, ग्रोथ होगा और इंक्रीज होगा। तो आ, आगे हम लोग जाते हैं डिक्लेरेशन की ओर। तो डिक्लेरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें रिलैक्स मोड में जाना है। उस